नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, जिसमें हम जानेंगे कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है और दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक कैसे होता है। ठीक है बच्चों, और ठीक इसी प्रकार हम जानेंगे कि दो असमान चिन्हों के पूर्णांकों का गुणनफल ऋणात्मक कैसे होता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अपना कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो असमान चिन्हों के पूर्णांकों का गुणनफल। गुणा का क्या मतलब होता है कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम दो असमान चिन्हों के पूर्णांक लेंगे। असमान चिन्हों से मतलब है एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। यहाँ पे धन पूर्णांक 2 है और ऋण पूर्णांक ऋण 4 है। तो ठीक है बच्चों, तो हमें ऋण 4 का गुणा 2 में करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऋण 4 को 2 बार जोड़ेंगे। तो जब ऋण 4 को हम 2 बार जोड़ते हैं तो हम जानते हैं ये बात कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल जो होता है वो सदैव ही ऋणात्मक होता है। इसीलिए ऋण 4 धन ऋण 4 का जो योग हो गया वो हो गया ऋण 8। ठीक है, तो 2 गुणे ऋण 4 का जो गुणनफल आया वो आया ऋण 8। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम धन 4 का गुणा ऋण 2 में करते हैं। ठीक है, तो ऋण 2 को 4 बार हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए ऋण 2 को हम 4 बार जोड़ते हैं। और पूर्णांकों के योग से हमें पता है कि जब दो ऋण पूर्णांकों का योग करते हैं तो हमें ऋणात्मक उसका योगफल मिलता है। ठीक है, तो हमने इन चारों ऋण पूर्णांकों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, और योगफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इसीलिए ऋण चिन्ह लगाया और योगफल कितना आया, 8। तो इस प्रकार 4 गुणे ऋण 2 का जो गुणनफल आया हमारे पास ऋण 8 आया। ठीक है बच्चों, अब हम इस चीज़ को ऋण 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ऋण का चिन्ह हमने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में 2 गुणे 4 लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पे ऋण 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ऋण का चिन्ह हमने बाहर ले लिया और ब्रैकेट में 4 गुणे 2 लिख दिया। पूर्ण संख्याओं के विषय में जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो गुणन संक्रिया में कम्यूटेटिव होती हैं, यानी क्रम विनिमय प्रगुण को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए 4 गुणे 2 को हम 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम 2 गुणे ऋण 4 बराबर 4 गुणे ऋण 2 बराबर ऋण 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। अगर इनका सामान्यीकरण करें, ठीक है, यानी एक जनरल फॉर्मूला बनाएं, तो हमें इस प्रकार का एक फॉर्मूला प्राप्त होता है जहाँ पे a और b एक पूर्णांक संख्या है और a गुणे ऋण b बराबर ऋण a गुणे b और ऋण ब्रैकेट में a गुणे b के बराबर होता है। इस प्रकार हमने देखा कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल सदैव ही ऋणात्मक होता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे समान चिन्हों के पूर्णांकों का गुणनफल। तो समान चिन्हों से तात्पर्य है हमारा कि या तो दोनों ही पूर्णांक धनात्मक होंगे या दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांकों की बात करते हैं। तो चलिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो वे क्या होंगी, एक पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्या के विषय में हमने आपको बताया था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे एंड सो ऑन आगे बढ़ते जाइए।
ये क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है। और जब इन्हीं पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं तो ये जो नया समूह बनता है ये होता है पूर्णांक। तो हमें पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के विषय में पता है, तो यहाँ पे हमने उदाहरण के तौर पे लिया है धन 7 और धन 4 का गुणा करना है हमें, ठीक है। तो धन 7 को हम 7 और धन 4 को हम 4 लिख सकते हैं। तो 7 गुणे 4 बराबर होता है 28 के। इस प्रकार धन 7 गुणे धन 4 बराबर हुआ धन 28 के। तो हम देख सकते हैं कि दो धन पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ही धनात्मक होता है। तो चलिए अब दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। उदाहरण के तौर पे बच्चों, मैंने यहाँ पे ऋण 3 और ऋण 4 दो ऋणात्मक पूर्णांक लिए हैं। अब हमें इनका गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट इसका गुणनफल निकालने से पहले हम इसे कैसे निकालेंगे, ये धनात्मक हो जाता है तो कैसे धनात्मक आता है, या ये ऋणात्मक होगा तो क्यों ऋणात्मक होगा, इसके विषय में बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने दो असमान चिन्हों के पूर्णांकों का गुणनफल अभी पढ़ा है, ठीक है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए 3 गुणे ऋण 4 3 धनात्मक पूर्णांक है और ऋण 4 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इनका गुणा करना है हमें। तो इसका मतलब हुआ ऋण 4 को हम 3 बार जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं। देखिए बच्चे, हमने जोड़ा तो क्या आया, ऋण 12, ठीक है। इसी प्रकार अब हम 2 का गुणा ऋण 4 से करते हैं, तो इसका मतलब हुआ ऋण 4 को 2 बार जोड़ना है। हमने यहाँ पे ऋण 4 को 2 बार जोड़ा तो उत्तर हमें क्या मिला, ऋण 8। अब फिर हम 1 का गुणा ऋण 4 से करते हैं, तो इसका मतलब हुआ ऋण 4 को 1 बार जोड़ना। तो यहाँ पे क्या उत्तर मिला हमें, ऋण 4। अब 0 का गुणा ऋण 4 से करते हैं, तो 0 का गुणा किसी पूर्णांक से करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सदैव ही 0 मिलता है, ठीक है बच्चों। अब 0 के पहले क्या आएगा, पूर्णांकों में बात करते हैं तो 0 में अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो 0 के ठीक पहले आता है ऋण 1। तो ऋण 1 का जब हम ऋण 4 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। यहीं पे प्रश्न आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक हो गए। तो बच्चों इसके लिए पहले हम असमान चिन्हों का जो गुणनफल हमें मिला है उसका पैटर्न देखते हैं। यहाँ देखिए 3 गुणे 4 ऋण 4, 2 गुणे ऋण 4, 1 गुणे ऋण 4 और 0 गुणे ऋण 4, ठीक है। इस तरह हमने लिया है। तो यहाँ क्या मिला, ऋण 12, यहाँ मिला ऋण 8, यहाँ मिला ऋण 4 और यहाँ मिला 0। तो बच्चों यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है, धन 4 का अंतर आ रहा है। इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, धन 4 का। -8 और -4 के बीच में भी धन 4 का अंतर है। इसी प्रकार -4 और 0 के बीच में भी धन 4 का अंतर है, ठीक है। अगर हम धन 4 ऋण 12 में अगर हम धन 4 जोड़ें, ऋण 12 धन 4, तो हम जानते हैं कि दो विपरीत पूर्णांकों का जब योग करते हैं तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं और बड़े का चिन्ह लगा देते हैं। तो 12 में से 4 को घटाएंगे 8, 12 का कौन सा चिन्ह था, ऋण का, तो ऋण 8 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं कि ऋण 8 में हम जोड़ते हैं धन 4 को, तो फिर बड़े में से छोटे को घटा देंगे, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें ऋण 4। देखिए यहाँ पे हमें ऋण 4 मिल गया। अब इसी प्रकार हम ऋण 4 में धन 4 को जोड़ते हैं। अब ऋण 4 में धन 4 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें 0 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यही पैटर्न आगे फॉलो करेंगे। 0 में हम जोड़ेंगे धन 4 को, तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या मिलेगा, धन
4। ठीक है, तो यहाँ हमें मिलेगा धन 4। तो हम देख सकते हैं कि ऋण 1 गुणे ऋण 4 का जब गुणा किया हमें मिल गया धन 4। इस प्रकार दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋण 1 और ऋण 4 का जब हमने गुणा किया था तो हमने क्या किया था, शून्य में धन 4 जोड़ा था, तो यहाँ पे शून्य में धन 4 जोड़ दिया, क्या आया हमारे पास 4। ठीक है, इसी प्रकार ऋण 2 में ऋण 4 का गुणा करना है तो हम इसी 4 में 4 जोड़ देंगे, तो ये 4 यहाँ पे ला दिए और इसमें हमने फिर 4 जोड़ दिया, हमें क्या मिल गया, धन 8। इसी प्रकार जब ऋण 3 में ऋण 4 से हम गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसी 8 में, ठीक है बच्चों, इस 8 में 4 जोड़ देंगे, तो पुनः जब हमने 4 जोड़ दिया तो इसका उत्तर क्या आ गया, धन 12। तो आप देख सकते हैं कि इन सब के बीच में भी धन 4 का ही अंतर है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का पैटर्न बनता जा रहा है जिसमें हमने क्या निकाला, ऋण 3 और ऋण 4 का गुणनफल निकाला था। हमने यहाँ पर ऋण 3 और ऋण 4 का जब गुणनफल निकाला है तो हमें मिला है धन 12। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। इसी प्रकार आप कोई भी दो ऋण पूर्णांक को चुनिए और अपनी कॉपी में इसे चेक करके देखिए, क्या हर बार आपका उत्तर धनात्मक आ रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे अपनी कॉपी में तो आप हमेशा देखेंगे कि आपका उत्तर धनात्मक ही आ रहेगा। ठीक है बच्चों, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दो समान चिन्हों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है और दो असमान चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। तो चलिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न 1, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, हमें इसमें 8 गुणे ऋण 4 का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं ये दोनों ही क्या असमान पूर्णांक हैं। ठीक है, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, उत्तर क्या आएगा, ऋण आएगा। चलिए ऋण, उत्तर ऋणात्मक आया तो ऋण लगा दिया, फिर 8 में 4 का गुणा कर लेते हैं, 8 चौको 32, उसका उत्तर हो गया ऋण 32। इसी प्रकार ऋण 5 और ऋण 3 का गुणा करना है। अब चूंकि यहाँ पे दोनों ही चिन्ह समान हैं और हमने अभी पढ़ा कि समान चिन्हों के पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ही धनात्मक आता है, तो इसका उत्तर हमारा धन में आएगा। हम धन चिन्ह लगा लेते हैं और फिर 3 गुणे 5 कितना आ गया, 3 पचे 15। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। धन 4 में गुणा करना है ऋण 6 से। ठीक है, दोनों ही असमान चिन्हों के पूर्णांक है तो उत्तर क्या आएगा, ऋण में। ठीक है, तो ऋण चिन्ह हमने पहले लगा लिया। अब 6 का 4 में गुणा करते हैं, 6 चौको 24। ठीक है बच्चों, ये पहले प्रश्न का हल हुआ। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। ऋण 3 गुणे ऋण 7 गुणे ऋण 2 का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने दो पूर्णांकों का गुणनफल पढ़ा है अभी। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऋण 3 गुणे ऋण 7 का गुणा करेंगे। तो ऋण 3 और ऋण 7 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा धन में, तो हमने धन का चिन्ह लगा लिया। फिर 7 त्रिक 21। अब इसमें हमें गुणा करना है ऋण 2 से। ठीक है, अब ये दोनों असमान चिन्हों के पूर्णांक हो गए, तब इसका उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, ऋण। ठीक है बच्चों, तो गुणा कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल सदैव ही ऋणात्मक आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि जब हम 2 ऋण पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो धनात्मक आता है। ठीक उसी प्रकार जब हम 4 ऋण पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो भी धनात्मक आएगा, 6 ऋण पूर्णांकों का गुणा करेंगे तो भी धनात्मक आएगा। यानी अगर हम सम संख्या में ऋण पूर्णांक को ले लें, ठीक है, और उनका गुणा करें तो उत्तर क्या होगा, सदैव ही धनात्मक होगा। ठीक है, अब ऋण 3 ऋण पूर्णांकों का अगर हम गुणा करें तो हमने देखा उत्तर क्या आया, ऋणात्मक आया। इसी प्रकार
यदि हम 5 ऋण पूर्णांक ले लें तो उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और अगर हम 7 ऋण पूर्णांक ले लें, ठीक है, उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम विषम संख्या में ऋण पूर्णांक लें, ठीक है, तो उनका जो गुणनफल होगा वो हमेशा ही ऋणात्मक आएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न 3 पे चलते हैं। धन 8 का गुणा 0 से करना है, फिर गुणनफल में गुणा करना है ऋण 9 से। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं किसी भी संख्या का 0 से गुणा करने पे वही संख्या मिलती है, तो यहाँ 0 हो गया, फिर गुणे ऋण 9। अब पुनः वही कंडीशन, 0 में किसी संख्या गुणा कीजिए तो उत्तर क्या होगा, 0। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।